हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मिनी क्विज पॉलिटी सेकंड एपिसोड का। यहाँ पे कल हमने क्या पढ़ा था, हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आके टेस्ट दीजिएगा। ओके, सो आई एम होपिंग कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। कल का आपको पूरा दिन मिला एंड अब आ जाते हैं हमारे टेस्ट पर बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारा 1 पेजर है जहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्लास समझाती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। एंड आई एम होपिंग कि आपने इसको यूज़ करके पूरा का पूरा अपना चैप्टर रिवाइज भी कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। आज थोड़ा सा मैंने पैटर्न में चेंज किया है एंड आई एम होपिंग कि आपको ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। हाउ डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ऑल्टर द स्टेटस एंड द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोल रहा है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 का, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टेटस और रोल कैसे चेंज किया था। आप स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हो, है ना, उससे कनेक्ट करके इनके आंसर्स देने हैं क्योंकि इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी आज हमने हमारी 3rd वाली क्लास ली है जिसमें हमने हमारे प्रियम्बल को पढ़ा है एंड आज हम टेस्ट दे रहे हैं हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि कल हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं एंड आज आप इसको रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं। द असेंबली वॉज मेड अ फुली सॉवरेन बॉडी कैपेबल ऑफ एब्रोगेटिंग एनी ब्रिटिश लॉ एप्लीकेबल टू इंडिया। ये बोल रहा है क्या असेंबली को पूरा का पूरा सॉवरेन बॉडी बना दिया गया था जो कि ब्रिटिश लॉ के कोई भी जो लॉ था जो इंडिया में एप्लीकेबल था उसको हटा सकते थे। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है। द असेंबली रिक्वायर्ड अ डुअल फंक्शन, डुअल मतलब 2 फंक्शन, कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रही थी और ऑर्डिनरी लॉज को भी इनेक्ट कर रही थी कंट्री के लिए। क्या ऐसा था। स्टेटमेंट 3 कह रहा है व्हेन द असेंबली मेट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चंस जो हमारा क्वेश्चन है ढंग से पढ़ लीजिए, तीनों स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़िए और इसमें क्या पूछा है करेक्ट, कि कौन सा सही है। चलिए अपना आंसर मार्क कर लीजिए जल्दी से, आपको कौन सा सही लग रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम होने वाला है। सो नाउ टाइम्स अप। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। अब पहले देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगी कि ये वाली चीज़ देखो कि असेंबली जब लेजिस्लेटिव बॉडी बन रही थी तो क्या राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे, उसको चेयर कर रहे थे, या जीवी मावलंकर कर रहे थे। ये पॉइंट में आप थोड़ा वो हो सकते हो कि कल शायद क्लियर नहीं बताया या ये, क्योंकि अभी हमारी ये वाली साइकिल क्या है, चल रही है। ठीक है, बट इसको याद रखना जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, ठीक है, तब वो कौन हेड करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। ये हमने पढ़ा था, तो ये इसको आप क्या कर सकते थे, इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। जब 3 वाला गया तो 1 and 2 आप 50-50 पर थे। अब आप खुद सोचिए कि असेंबली को एक सॉवरेन बॉडी तो बनाया ही था 1947 एक्ट ने, कि ब्रिटिश के सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, इंडिया डोमिनियन बना था उस टाइम के लिए टिल 1950 तक, है ना, क्योंकि 1950 में हमें किसका स्टेटस मिला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, है ना, सोवरेन बने हम लोग। अब यहाँ पे आता है जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जब भी असेंबली मिल रही थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो 2 काम कर रही थी। पहला कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट कर रही थी और ऑर्डिनरी लॉज को भी इनेक्ट कर रही थी। सही बात है ना कि अभी हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट करना है, ऑर्डिनरी लॉज को भी तो इनेक्ट करना ही पड़ेगा। सो यस, स्टेटमेंट 1 and 2 तो क्या हो जाएंगे, करेक्ट, और 3rd वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स 1 and 2 क्या है हमारे सही है। 1947 एक्ट ने क्या कर दिया था, फुली सोवरेन बॉडी बना दिया था जो क्या कर सकती थी, किसी भी ब्रिटिश के जो लॉ को था वो हटा सकती थी, और ये दोनों काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट ड्यूटीज़ भी कर रही थी और लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ भी कर रही थी। 3rd वाला इनकरेक्ट है। जब भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी तब राजेंद्र प्रसाद सर चेयर करते थे, बट जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी तो कौन चेयर करते थे, जीवी मावलंकर। अब देखो, आपको एक्सप्लेनेशन में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया ना, है ना, कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसको आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। ऐसे ऐसे चीज़ों को रिवाइज और अच्छे से याद रखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। अपार्ट फ्रॉम ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वर परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सिर्फ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ और क्या काम किए थे, है ना, और क्या काम मतलब कौन कौन से काम मतलब जो टास्क थे वो परफॉर्म किए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने।
नंबर 1, रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1949, adopted the national flag on July 22, 1947, adopted the national anthem and national song on January 20, 1950, and elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. Yes. सॉरी, अभी आप पहले अपना आंसर मार्क कर लीजिए। आपको क्या लग रहा है कौन सा आंसर सही है? ठीक है, ए, बी, सी या डी, कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत या सही लग रहा है? जल्दी मार्क कर लीजिए। सो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पता है क्या है, मेमोरेबल वाले पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेट्स आ जाती है ना, डेट्स आपको जब आप 2 या 3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको अपने आप अच्छे से ही याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए टाइम्स अप, अपना आंसर मार्क कर लीजिए। अब ये याद रखिएगा कि सारे स्टेटमेंट सही हैं, है ना, इनको डेट के साथ अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया की मेंबरशिप को रेटिफाइड मतलब सहमति दी थी, कॉमनवेल्थ में वो उसका पार्ट रहेगा। कब दी थी? May 1949 में। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया था कब? 24 जनवरी 1950 को। और राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिया के कब? 24 जनवरी 1950 को। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। Which of the following pairs regarding the committees of the Constituent Assembly and their chairpersons is a correctly matched? ठीक है, अब ये आपको इजी लगेगा। स्टार्टिंग के दो मैंने जानबूझ के हल्के से टफ रखे थे कि आप लोगों को ना मतलब हमेशा एग्जाम इजी नहीं आएगा, जो पढ़ा है वही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ना अपने ब्रेन को एक्टिव रिकॉल मोड में लाना पड़ेगा, है ना, वहीं पे एग्जैक्ट टेस्ट होता है। इसलिए अब क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। स्टार्टिंग वाले आज मैंने थोड़े जानबूझकर टफ रखे थे हल्के से। चलिए अब बताइए, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ना। 7 कमिटीज़ मैंने सीधे बता दी थी, उनको भी इकट्ठा करके बता दिया था। एक पर्सन के आगे 2 या 3 कमिटीज़ जो भी कंसोलिडेट हो सकती थी, है ना। सो बताइए कौन सा सही है इसमें? क्या यूनियन पावर कमेटी को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड करते सरदार वल्लभ भाई पटेल? ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड करते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? एंड स्टीयरिंग कमेटी को क्या हेड करते डॉक्टर के एम मुंशी? बताइए जल्दी से, 3 सेकंड है आपके पास आपका आंसर देने के लिए। अपना आंसर जल्दी से मार्क कीजिए। सुनाओ, टाइम्स अप, है ना। अब देखो, स्टीयरिंग कमेटी को क्या डॉक्टर के एम मुंशी कर रहे थे? नहीं, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी को हमारे कौन हेड कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है। अब इसके साथ साथ आपके लिए एक काम ये है कि आप मुझे बताएंगे जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी के अलावा और कौन सी दूसरी कमेटी को हेड कर रहे थे। सिमिलरली सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वंस अगेन जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो 2 कमेटीज़ को हेड कर रहे थे। तो एक का नाम तो आपने देख लिया, स्टीयरिंग कमेटी, एंड दूसरी कमेटी कौन थी उसका नाम भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसी तरीके से रिवाइज करते हैं। ठीक है, कि इनका तो पढ़ लिया, बट और कौन कौन सी 2 थी, है ना, और क्या पॉइंट हमने मिस किया, तो ये आपको पता होने चाहिए। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी करेक्ट पूछा है कि सही वाला बताना है ना। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन November 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। क्या कैबिनेट मिशन प्लान की स्कीम के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था? वो भी कब? नवंबर 1946 में। बताइए क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है या गलत लग रहा है? मार्क कीजिएगा। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोविंसेस वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट सफराज। क्या जो प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया गया था एंड बेसिस क्या था? यूनिवर्सल अडल्ट सफराज। क्या ये आपको सही लग रहा है? ऐसे जो भी वर्ड्स हैं ना उनको मार्क कर लीजिए, डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वाले को आप नोट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। महात्मा गांधी एंड एम ए जिन्ना वर की इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या ये दोनों लोग मतलब ये की इलेक्टेड मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? जल्दी से अपना आंसर दीजिए, टाइम होने वाला है, जल्दी। चलिए चलिए अपना आंसर मार्क कीजिए जल्दी से।
सो नाउ टाइम्स अप, है ना। अब यहाँ पर एक बात बताओ, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, ठीक है, हमने सारी कमिटीज़ देख ली, सब देख लिए, क्या हमने महात्मा गांधी और एम ए जिन्ना का नाम पढ़ा था? नहीं ना, है ना, क्योंकि ये लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे, इन्होंने इलेक्शन के लिए ये लोग गए ही नहीं थे, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया गलत, तो आप थर्ड वाले को एलिमिनेट कर सकते हो। एक सेकेंड, मैं इसको कलर चेंज करती हूँ, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, वेट बस एक सेकेंड और, यस ओके, है ना। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते, थर्ड स्टेटमेंट को ना नोट कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी और जिन्ना ये की इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, कई बार इसी क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव से प्रोविंसेस के, है ना, क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे? नहीं, कुछ पार्शियली डायरेक्टली इलेक्टेड थे, पार्शियली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है, ये याद रखना है। एंड यस, ये वाला पॉइंट जो स्टेटमेंट वन है वो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन, ए ओनली, है ना, ए मीन्स वन ओनली, ठीक है। सो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है कि स्टेटमेंट वन करेक्ट है, बट 2 और 3 क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। Consider the following statements regarding objectives resolution. It was moved by in the Constituent Assembly by Dr. B.R. Ambedkar on December 30, 1946. बताइए सही है या गलत है ये वाला स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट टू क्या बोला है, इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। Statement 3 says that its modified version forms the preamble of the present constitution. ये तो आज ही हमने preamble की क्लास ली है ना, तो उससे भी आपको याद होगा कि यस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही बेसिस बना था हमारे preamble के लिए। कल भी हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, है ना। तो थर्ड वाला तो आपको सही है, इजी क्वेश्चन, मतलब इजी स्टेटमेंट है, आराम से कर सकते हो। अब चलिए जल्दी से पहले अपना आंसर मार्क कर लीजिए, उसके बाद डिस्कस करती हूँ मैं इसको। सो 3 सेकेंड्स हैं आपके पास, बस जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम होने वाला है, अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सो नाउ टाइम्स अप, ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले वर्ड्स पे ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सही है, पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नहीं, किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और कब किया था, December 30, 1946, तो डेट तो सही है बट पर्सन गलत दे दिए। अब जैसे ही आपने फर्स्ट हटाया आप अपने आंसर पे आ गए, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, आंसर बी हो गया, 2 और 3 ओनली। सो आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया होगा। एंड आज हमने सारे के सारे आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिए हैं, है ना, जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि बस आंसर्स आ गए एंड एक्सप्लेनेशन के लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए सारे आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन डिटेल में है। आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आंसर सही गए हों बहुत अच्छी बात है, जहाँ गड़बड़ हुई हो उसको प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। जो पॉइंट्स नए मिल रहे हैं आपको उनको नोट करते जाइए एंड उनको भी याद और रिवाइज करते जाइए। चलिए फिर आपका जो भी ओरिजिनल स्कोर आया हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स बन रहे थे आपके, और बाकी की जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, है ना, जैसे आज हमारा पॉलिटी का 1 पेज की 3rd क्लास हमने ले ली, है ना, जो कि हमारी किस पे बेस्ड थी, प्रीएम्बल पे। वेट, मेरे पेन में क्या इशू आ रहा है कुछ, ठीक है, तो हमने हमारे प्रीएम्बल की क्लास आज ले ली है। अब हमारे 2 MCQs के सेशन भी हो गए हैं, है ना। पहले हमने हमारा जो बैकग्राउंड वाला पार्ट था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमने वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सेकंड हमारा हम जो आज हमने किया वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो गया है, ठीक है। और कल हम प्रैक्टिस करेंगे किस पे, प्रीएम्बल के MCQs पे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के आइएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, हम ऐसे ही इंटरेक्टिव वे में कल हमारे इन प्रीएम्बल के MCQs को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।